हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हम आपसे बात कर रहे थे यूरोप के अपवाह तंत्र की। तो यूरोप के अपवाह तंत्र की यदि हम आपसे बात करते हैं तो हमारे पास में जो अपवाह आता है उस अपवाह की यदि हम आपसे बात करें तो वह अपवाह आता है, सबसे पहला जो हमने अपवाह का प्रकार पढ़ा वह अपवाह का प्रकार आया है ऐसी नदियाँ जो अपने पानी को अटलांटिक महासागर की ओर लेकर के जा रही हैं, उन नदियों की हमने बात की थी। अब हमारे पास में जो दूसरा क्रम आ रहा है, यदि हम दूसरे क्रम की बात करते हैं आपसे, हमारे बिंदु पर आते हैं तो सेकंड क्रम जो हमारे पास में आता है कि वह नदियाँ जो अपने पानी को कहाँ लेकर के जाती हैं, जो अपने पानी को भूमध्य सागर की ओर लेकर के जाती हैं, उन नदियों की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, यदि हम उन नदियों की बात करते हैं कि जो नदियाँ अपने पानी को भूमध्य सागर की ओर लेकर के जाती हैं, अर्थात भूमध्य सागर की ओर लेकर के जाने वाली नदियाँ, देखिए हम आपसे बात करें कि भूमध्य सागर की ओर जल को लेकर के जाने वाली नदियाँ जो अपने जल को कहाँ लेके जा रही हैं, भूमध्य सागर की ओर लेकर के जा रही हैं। जो यूरोप महाद्वीप का द्वितीय क्रम का अपवाह क्रम है, कौन सा क्रम है? जो यूरोप महाद्वीप का द्वितीय क्रम का अपवाह क्रम है, कौन सा क्रम है? जो यूरोप महाद्वीप का द्वितीय प्रकार का क्या है, अपवाह क्रम में हम शामिल कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं आपसे। देखिए, जो हमारे पास में आ रहा है भूमध्य सागरीय अपवाह क्रम, भूमध्य सागरों उन्मुख, यानी यह है हमारे पास में कौन से नंबर पर आ रहा है? यह हमारे पास में सेकंड क्रम पर आ रहा है। ऐसी नदियाँ जो अपने पानी को कहाँ लेकर के जा रही हैं, जो अपने पानी को भूमध्य सागर में लेकर के जा रही हैं। मैं उन नदियों की आपसे बात कर रहा हूँ। यूरोप महाद्वीप के स्थलखंड की ऐसी नदियाँ जो अपने पानी को कहाँ लेके जा रही हैं, जो अपने पानी को भूमध्य सागर की ओर लेकर के जा रही है। भूमध्य सागर की ओर लेकर के जाने वाली वह नदियाँ, उन नदियों के मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं आपसे कि जो भूमध्य सागर की ओर यानी इस के अंतर्गत, यानी इस क्रम के अंतर्गत, यानी यूरोप महाद्वीप के उच्च भूमि तथा पर्वतीय भागों से निकलने वाली नदियाँ शामिल हैं। यानी यह जो क्रम आया है हमारे पास में, इस क्रम की यदि हम आपसे बात करते हैं, इस क्रम के अंतर्गत वह नदियाँ शामिल होती हैं जो यूरोप महाद्वीप की यदि हम बात करते हैं, जो यूरोप महाद्वीप का जो मध्यवर्ती भाग है, कौन सा भाग है? यानी यूरोप महाद्वीप के मध्यवर्ती उच्च भाग से, यानी यूरोप महाद्वीप के मध्यवर्ती उच्च भाग से यदि हम मध्यवर्ती उच्च भाग की बात करें, मध्यवर्ती उच्च भाग से, तथा इसी के साथ साथ यदि हम आपसे बात करते हैं कि मध्यवर्ती उच्च जो भाग है, इसी के साथ साथ यदि हम आपसे बात करें कि ये जो नदियां हैं, ये नदियां दक्षिणी पर्वतीय भागों से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? भूमध्य सागरीय, यानी भूमध्य सागरों उन्मुख जो नदियां हैं, वो यूरोप महाद्वीप के जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है, और उसी के साथ साथ जो दक्षिणी पर्वतीय क्रम है, उस दक्षिणी पर्वतीय क्रम से क्या होती है? दक्षिणी पर्वतीय क्रम से इन नदियों का क्या होता है? उद्गम होता है। यानी ये नदियाँ निकलती हैं, अर्थात ये नदियाँ दक्षिण की ओर बहती हुई, ये नदियाँ कहाँ? ये नदियाँ दक्षिण की ओर बहती हुई काला सागर सहित भूमध्य सागर में गिरती हैं। यानी कुछ नदियाँ जो छोटी नदियाँ हैं, कुछ नदियाँ काला सागर में भी गिरती हैं, लेकिन यहाँ की अधिकांश नदियाँ कहाँ पर जाकर के गिरती हैं? अधिकांश नदियाँ भूमध्य सागर में जाकर के गिरती हैं। यानी काला सागर सहित कहाँ गिरती हैं? काला सागर सहित भूमध्य सागर में गिरती हैं। फ्रांस की रोन नदी, इटली की पो नदी हम बात करें,
फ्रांस की कौन सी नदी? फ्रांस की हमारे पास में रोन नदी आ रही है, यानी फ्रांस की रोन नदी। इसी के साथ साथ हम बात करें इटली की पो नदी, पूर्वी यूरोप की डेन्यूब नदी, पूर्वी यूरोप की डेन्यूब, निस्टर, नीपर, डोन, यानी पूर्वी यूरोप की हम बात करते हैं डेन्यूब, नीपर, निस्टर और डोन नदियाँ इसमें क्या हैं, यानी इसमें मुख्यतः शामिल हैं। क्या हैं? इसमें मुख्यतः शामिल हैं। उन नदियों की हम आपसे बात करते हैं तो हम सबसे पहले उस नदी की ओर चलते हैं जो भूमध्य सागरीय नदी क्रम में महत्वपूर्ण स्थानों में शामिल होती है। हम सबसे पहले आपसे बात करते हैं रोन नदी की। हम बात करें आपसे कौन सी नदी की? सबसे पहले हमारे पास में जो नदी आ रही है, इस नदी की यदि हम आपसे बात करते हैं तो वह नदी आ रही है कौन सी नदी? यानी रोन नदी। कौन सी नदी? हम आपसे बात कर रहे हैं रोन नदी की। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं रोन नदी की। देखिए, यदि हम रोन नदी की आपसे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो आप देखिए ये जो रोन नदी है ना, जिस रोन नदी के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, जिस रोन नदी के बारे में बात कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड में स्थित जूरा जो पर्वत है, यानी आल्प्स पर्वत का भाग ही जूरा पर्वत है स्विट्जरलैंड में, मैं वहाँ की आपसे बात कर रहा हूँ। यानी स्विट्जरलैंड में स्थित जूरा पर्वत अर्थात आल्प्स पर्वत की मैं आपसे बात कर रहा हूँ से निकलती है। यानी यह नदी कहाँ से निकलती है? यदि मैं रोन नदी की आपसे बात करता हूँ तो रोन नदी कहाँ से निकलती है? स्विट्जरलैंड। देखिए आप, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड की मैं आपसे बात करूं, स्विट्जरलैंड स्थित कौन सा पर्वत? स्विट्जरलैंड के जूरा पर्वत से, स्विट्जरलैंड के कौन से पर्वत से? स्विट्जरलैंड के जूरा पर्वत, अर्थात ये जूरा पर्वत किसका भाग है? कौन से पर्वत का भाग है? यानी जूरा पर्वत की हम बात करते हैं आपसे, तो कौन से पर्वत का भाग है? आल्प्स के जूरा पर्वत से क्या होती है? से निकलती है। कहाँ से निकलती है? के जूरा पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? के जूरा पर्वत से निकलती है, अर्थात के जूरा पर्वत से निकलती है। और ये कहाँ? यानी ये जेनेवा झील से बहती हुई कहाँ से? यानी ये जूरा पर्वत से निकलती है। जूरा पर्वत के बाद में ये आगे बढ़ती है और कहाँ तक आती है? यानी जूरा पर्वत के बाद में ये आगे बढ़ती है। जो जूरा पर्वत है ना, इस जूरा पर्वत से यह क्या होती है? यह आगे बढ़ती है। और जूरा पर्वत से यह आगे बढ़ती है तो कहाँ तक पहुँच जाती है? यह जेनेवा झील तक पहुँच जाती है। कहाँ तक पहुँच जाती है? यानी यह जेनेवा झील तक पहुँच जाती है। यानी जूरा पर्वत से कहाँ तक आ जाती है? यह जेनेवा झील तक आ जाती है। कौन सी नदी? हम रोन नदी की बात कर रहे हैं। ये जेनेवा झील तक जब आ जाती है, कौन सी नदी? यह जेनेवा झील तक जब आ जाती है तो जेनेवा झील से यह आगे बढ़ती है, यानी यह लोइंस की खाड़ी तक आती है। कहाँ तक आती है? यह लाइन्स की खाड़ी तक आती है। लाइन्स खाड़ी, लाइन्स खाड़ी क्या? लाइन्स खाड़ी में क्या हो जाता है? इसका में इसका विलीनीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है?
में इसका विलीनीकरण हो जाता है। किसका? यानी हम बात कर रहे हैं, यानी जो लाइन्स की खाड़ी है ना, इस लाइन्स की खाड़ी में इसका क्या हो जाता है, यानी इस नदी का विलीनीकरण हो जाता है, यानी इसका विलीनीकरण हो जाता। देखिए रोन नदी स्विट्जरलैंड के जूरा पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जो स्विट्जरलैंड है, इस स्विट्जरलैंड के जूरा पर्वत से इसका उद्गम होता है। यह नदी वहाँ से निकलती है और वहाँ से निकलने के बाद में यह नदी कहाँ बढ़ती है? यह नदी जेनेवा झील तक पहुँच जाती है। और जेनेवा झील से मैं बात करूँ आपसे, यह नदी जेनेवा झील से आगे बढ़ती है और जेनेवा झील से आगे बढ़ने के बाद में इस नदी का जो विलीनीकरण होता है, यह नदी जो मर्ज होती है, हम उसकी यदि बात करते हैं तो यह नदी जो लोइंस की खाड़ी है, यानी बे ऑफ लोइंस, वहाँ तक आके ये मेडिटेरियन सी में आकर के अपने पानी को क्या कर देती है? छोड़ देती है। इसके अलावा यदि मैं लगभग अप्रोक्स इस नदी की लेंथ की बात करूँ, लंबाई की बात करूँ, तो 808 किलोमीटर ये नदी क्या है? यह नदी लंबी है। कौन सी नदी? रोन नदी के मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि रोन नदी 808 किलोमीटर क्या है? लंबी है। ठीक है ना। इसी के साथ साथ मैं बात करूँ आपसे, हमारे पास में कौन सी नदी आ रही है? हमारे पास में दूसरी नदी आ रही है। यदि मैं सेकंड क्रम की नदी की आपसे बात करता हूँ तो वह नदी आ रही है हमारे पास में कौन सी नदी? उस नदी के मैं बात करूं तो वह नदी आ रही है पो नदी। कौन सी नदी? मैं आपसे बात कर रहा हूं पो रिवर की। मैं आपसे पो रिवर की बात कर रहा हूं, पो रिवर। ठीक है ना। पो रिवर, देखिए यह हमारे पास में पो नदी आ रही है। यदि पो नदी की हम आपसे बात करते हैं तो पो नदी की हम आपसे बात करें, देखिए पो नदी के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं तो ये जो पो नदी है ना, यदि इसके बारे में हम आपसे बात करें तो मुख्यतः जो पो नदी का उद्गम होता है, यानी यह आल्पस पर्वत से निकलती है। यदि मैं इस नदी के उद्गम की आपसे बात करूं, यानी इस नदी के मैं आपसे उद्गम की बात करता हूँ। कौन सी नदी के उद्गम की? यदि मैं आपसे जो पो नदी है, यदि मैं पो नदी के उद्गम की बात करूँ तो जो पो नदी निकलती है, यह पो नदी कहाँ से निकलती है? वो नदी आल्पस पर्वत से उद्गम होता है। कौन से पर्वत से उद्गम होता है? पो नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? पो नदी का उद्गम आल्पस पर्वत से होता है। कहाँ से होता है? पो नदी का जो उद्गम होता है वह पो नदी का उद्गम कौन से पर्वत से होता है? पो नदी का उद्गम आल्पस पर्वत से होता है। कहाँ से होता है? आल्पस पर्वत से पो नदी का क्या हो जाता है? उद्गम हो जाता है। अर्थात इसके अलावा ये नदी पूर्व में बहती है और पूर्व में बहते बहते ही ये वेनिस की खाड़ी कहाँ, यानी यह नदी इसके बाद में कहाँ बहती है? यह नदी जब इसका उद्गम आल्पस पर्वत से हो जाता है, कौन से पर्वत से हो जाता है? जब इस नदी का उद्गम आल्पस पर्वत से हो जाता है तो यह नदी कहाँ पहुँचती है? यह नदी पहुँचती है कहाँ? वेनिस की खाड़ी में पहुँचती है। अर्थात यह नदी वेनिस की खाड़ी, अर्थात मैं यदि वेनिस की खाड़ी की आपसे बात करूं तो वेनिस की खाड़ी का मतलब हो गया हमारे पास में कौन सा सागर? एड्रियाटिक सागर। यानी वेनिस की खाड़ी, वेनिस की खाड़ी अर्थात वेनिस की खाड़ी का मीन्स हो गया अर्थात कौन सा सागर? यानी एड्रियाटिक सागर। कौन सा सागर है? यानी एड्रियाटिक सागर। कौन से सागर तक आती है? यह एड्रियाटिक सागर तक आती है। देखिए यानी यह एड्रियाटिक सागर तक आ जाती है। उद्गम आल्पस पर्वत से
इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम इसका आल्प्स पर्वत से होता है और यह नदी वेनिस की खाड़ी अर्थात एड्रियाटिक सागर में क्या हो जाती है? एड्रियाटिक सागर में इस नदी का क्या हो जाता है? इस नदी का विलीनीकरण हो जाता है। इस नदी का मुख्य रूप से यदि हम आपसे बात करते हैं तो इस नदी का जो विलीनीकरण हो जाता है, इसके विलीनीकरण की बात करें तो जो वेनिस की खाड़ी है उस वेनिस की खाड़ी में इस नदी का क्या हो जाता है? इस नदी का विलीनीकरण हो जाता है। यदि हम इस नदी के विलीनीकरण की आपसे बात करते हैं तो इस नदी का जो विलीनीकरण होता है ना, वो इस नदी का विलीनीकरण कहाँ पर हो जाता है? इस नदी का विलीनीकरण हो जाता है एड्रियाटिक सागर में, अर्थात ये विलीनीकरण है इसका। यह इसका क्या है? यह इसका विलीनीकरण हो जाता है। कहाँ पर? एड्रियाटिक सागर में इसका विलीनीकरण हो जाता है। और यदि मैं इसी नदी की आपसे बात करूं, कौन सी नदी की? यदि मैं इसी नदी की आपसे बात करूं, जो नदी यानी आल्प्स पर्वत से निकलती है, वेनिस की खाड़ी अर्थात एड्रियाटिक सागर में अपने जल को लेकर के जाती है। यदि मैं इस नदी की आपसे बात करूं तो इस नदी को हम क्या कहते हैं? यह नदी इटली की गंगा कहलाती है। यह नदी क्या कहलाती है? यह नदी इटली की गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है? यह नदी इटली की गंगा के नाम से भी जानी जाती है। क्या? इसी नदी को हम इटली की गंगा कहते हैं। और मुख्य रूप से बात करें, यही नदी, कौन सी नदी? इसी नदी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यही नदी केवल इटली में, मात्र इटली में, यानी कितनी बहती है? यानी 648 किलोमीटर क्या रखती है? लंबाई रखती है। यदि मैं अकेली इटली की बात करूं तो यह नदी 648 किलोमीटर क्या रखती है? 648 किलोमीटर यह नदी क्या रखती है? लंबाई रखती है। क्या रखती है? लंबाई रखती है। तो हमारे पास में कौन सी नदी आई? हमारे पास में पो नदी आई। पो नदी का उद्गम आल्प्स पर्वत से होता है और यह वेनिस की खाड़ी अर्थात एड्रियाटिक सागर में जाकर के विलीन हो जाती है। यानी एड्रियाटिक सागर अर्थात हम बात करें वेनिस की खाड़ी अर्थात एड्रियाटिक सागर में जाकर के विलीन हो जाती है। इस नदी को, पो नदी को हम इटली की गंगा कहते हैं। और इसी के साथ साथ इस नदी की जो हमारे पास में लंबाई है, वह लंबाई कितनी है? 648 किलोमीटर यह नदी क्या है? यह नदी लंबी है हमारे पास में। हम आपसे नेक्स्ट नदी की बात करते हैं, जो 3rd नंबर पर हमारे पास में नदी आ रही है। इस नदी की यदि हम आपसे बात करें तो देखिए, अगली नदी हमारे पास में अति महत्वपूर्ण नदियों में शामिल है। यदि उस नदी की हम आपसे बात करते हैं तो वह नदी आती है हमारे पास में कौन सी? डेन्यूब नदी। कौन सी नदी आती है? हम आपसे बात करते हैं डेन्यूब नदी की। देखिए, हमारे पास में नदी शामिल है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी की हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, यदि हम डेन्यूब नदी की आपसे बात करें तो जो डेन्यूब नदी है ना, यदि हम डेन्यूब नदी की आपसे बात करते हैं तो डेन्यूब नदी यूरोप की महत्वपूर्ण नदियों में शामिल है। यानी यूरोप की ये नदी कौन सी है? यानी ये महत्वपूर्ण नदियों में शामिल है। यदि इस नदी के मैं उद्गम की आपसे बात करूं कि डेन्यूब नदी का जो उद्गम है, यदि मैं इसकी आपसे बात करूं तो देखिए, यानी इसके उद्गम होता है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। कहाँ से होता है? इस नदी का जो उद्गम होता है ना, वह उद्गम होता है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से।
कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। कहाँ से होता है? इस नदी का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। कहाँ से होता है? इस नदी का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। कौन से पर्वत से होता है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। कहाँ से होता है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। इसके बाद में यह नदी क्या करती है? यह नदी आगे बढ़ती है। यह नदी यानी वहाँ से जर्मनी की सीमा को पार कर जाती है। कौन सी सीमा को पार कर जाती है? यह नदी जर्मनी की सीमा को पार कर जाती है। कौन सी सीमा को पार कर जाती है? यह नदी जर्मनी की सीमा को पार कर जाती है। कौन सी सीमा को? यानी जर्मनी की सीमा को पार कर जाती है। जर्मनी की सीमा को पार करके यानी पार कर जाती है। और जैसे ही ये जर्मनी की सीमा को पार करती है, कौन सी नदी? यानी आपकी डेन्यूब नदी, तो वहाँ से यह आगे बढ़ जाती है। कहाँ तक? यह ऑस्ट्रिया तक आ जाती है। कहाँ तक आ जाती है? यह नदी ऑस्ट्रिया तक आ जाती है। कहाँ तक आ जाती है? यह नदी ऑस्ट्रिया तक आ जाती है। जब यहाँ से पार किया तो यहाँ से पार करके यह ऑस्ट्रिया में आ गई। यह नदी कहाँ पहुँच गई? ऑस्ट्रिया। यानी जैसे ही नदी ऑस्ट्रिया में पहुँचती है और ऑस्ट्रिया में यह नदी आ जाती है, तो उसके बाद में बात करते हैं। यानी यह नदी पठारी भाग से, यानी ऑस्ट्रिया में, कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में। जो ऑस्ट्रिया है ना, इस ऑस्ट्रिया की मैं बात करूं तो ऑस्ट्रिया में कहाँ प्रवेश करती है? यानी यह नदी पठारी भाग से कहाँ प्रवेश करती है? मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? पठारी भाग से। यानी पठारी भाग से कौन से भाग में? मैदानी भाग में प्रवेश करती है। पठारी भाग से कहाँ प्रवेश करती है? पठारी भाग से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? पठारी भाग से मैदानी भाग में क्या करती है? पठारी भाग से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और ये मैदानी भाग में जैसे ही प्रवेश करती है तो इस नदी के द्वारा यानी कौन से मैदान का निर्माण किया जाता है? वियना मैदान का निर्माण वियना मैदान का निर्माण किया जाता है। कौन से मैदान का निर्माण किया जाता है? वियना मैदान का क्या किया जाता है? वियना मैदान का निर्माण किया जाता है। अर्थात वियना मैदान ये आगे नदी जब वियना मैदान का निर्माण कर देती है तो वियना मैदान से आगे यह हंगरी और हंगरी से चेक, यानी यह नदी इसके आगे कहाँ पहुँचती है? हंगरी से यह नदी आगे कहाँ पहुँचती है? यदि मैं हंगरी से आगे की बात करूं तो हंगरी से आगे यह नदी पहुँचती है कहाँ? यह नदी पहुँचती है
चेक गणराज्य। चेक गणराज्य से यह नदी आगे कहाँ पहुँचती है? यह नदी कहाँ? चेक गणराज्य। और मैं बात करूँ आपसे, यह चेक गणराज्य में पहुँचती है और चेक गणराज्य में जैसे ही ये पहुँचती है, जैसे ही ये चेक गणराज्य में पहुँचती है तो यह चेक गणराज्य से आगे बढ़ती है और यह नदी कहाँ पहुँच जाती है? यूगोस्लोवाकिया कहाँ पहुँच जाती है? यह नदी यूगोस्लोवाकिया में पहुँच जाती है। कहाँ पर पहुँच जाती है? यह नदी यूगोस्लाविया तक पहुँच जाती है। देखिए कहाँ पहुँच जाती है यह नदी, हम बात कर रहे हैं आगे आपसे। यह नदी आपकी चेक गणराज्य, चेक गणराज्य से कहाँ पहुँच जाती है? यानी चेक गणराज्य, हम आपसे बात कर रहे हैं चेक गणराज्य की, कि जब यह नदी चेक गणराज्य और चेक गणराज्य से यह नदी कहाँ पहुँच जाती है? यह नदी यूगोस्लाविया में पहुँच जाती है। कहाँ तक पहुँच जाती है? यूगोस्लोवाकिया में पहुंच जाती है ये नदी, ठीक है ना, यूगोस्लोवाकिया में पहुंच जाती है। और जो यूगोस्लोवाकिया है ना, यूगोस्लोवाकिया है, इस यूगोस्लोवाकिया में है ना, यहाँ पर इसमें कौन सी नदी आकर के मिलती है? इसमें तीसा नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी आकर के मिलती है? तीसा नदी आकर मिलती है। तीसा नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी आकर मिलती है? यानी इसमें कौन सी नदी आकर मिलती है? इसमें तीसा नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी आकर? तीसा नदी। जो हम बात करें जो किसकी प्रमुख सहायक नदी है, देखिए नोट, जो डेन्यूब की, यानी डेन्यूब नदी की प्रमुख, डेन्यूब नदी की प्रमुख क्या है? जो डेन्यूब नदी की प्रमुख क्या है? जो डेन्यूब नदी की प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी नदी है? जो डेन्यूब नदी की क्या है? प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी नदी की? जो डेन्यूब नदी की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है ना, जो डेन्यूब की प्रमुख सहायक नदियों में शामिल है। कौन सी नदी? यानी जो तीसा नदी है। यदि हम तीसा नदी के परिचय के बारे में पढ़े तो तीसा नदी का परिचय क्या आता है? तीसा नदी का परिचय ये आता है कि ये कौन सी नदी की सहायक है, यानी ये इसकी सहायक है। आगे ये नदी आगे बढ़ती है और रोमानिया और बुल्गारिया, यानी आगे यह नदी फिर आगे बढ़ती है। और आगे की यदि मैं आपसे बात करूं, यह आगे कहाँ बढ़ती है, यदि मैं उसकी आपसे बात करूं, यह नदी फिर आगे बढ़ती है और रोमानिया में
प्रवाहित होती हुई कहाँ तक जाती है? बुल्गारिया से, यानी बुल्गारिया से यदि मैं आगे की बात करूं तो बुल्गारिया से आगे काला सागर में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? यह नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद में यदि मैं आपसे बात करूं, यह नदी आगे बढ़ जाती है और आगे बढ़ने से यदि मैं आपसे बात करूं, यह नदी आगे काला सागर, काला सागर में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। क्या हो जाती है? काला सागर में विलीन हो जाती है। क्या हो जाती है? काला सागर में विलीन हो जाती है। कौन से सागर में? काला सागर में विलीन हो जाती है। काला सागर में क्या हो जाती है? यानी यह नदी जो काला सागर है ना, उस काला सागर में जाकर के क्या हो जाती है? काला सागर में विलीन हो जाती है। कौन से सागर में? जो काला सागर है, उस काला सागर में जाकर के यह नदी क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। देखिए, हम एक नोट के माध्यम से पढ़ते हैं, यानी डेन्यूब नदी के बारे में हम एक नोट पढ़े और क्या नोट आता है हमारे पास में डेन्यूब नदी के बारे में? तो हमारे पास में डेन्यूब नदी के बारे में यह नोट आता है, देखिए, कि इन नदी घाटी देशों ने, यानी सभी नदी घाटी देशों ने, सभी नदी घाटी देशों ने मिलकर एक डेन्यूब कमीशन 1949 में तैयार किया। क्या किया? 1949 में तैयार किया। ठीक है ना? 1949 में तैयार किया, जिसका मुख्यालय, यानी इसके मैं मुख्यालय की आपसे बात करूं, मुख्यालय बुडापेस्ट में स्थित है। मुख्यालय कहाँ स्थित है इसका? इसका बुडापेस्ट में स्थित है। और ये सारा डेन्यूब नदी मार्ग है। कौन सा नदी मार्ग? यानी डेन्यूब नदी मार्ग, डेन्यूब नदी मार्ग, डेन्यूब कमीशन, क्या? डेन्यूब कमीशन के नियंत्रण में है, के नियंत्रण में है। ये था हमारे पास में डेन्यूब का चैनल, जिसकी हम आपसे बात कर रहे थे। इसको हमने डेन्यूब चैनल के नाम से जाना है। किसके नाम से जाना है? जिसको हमने डेन्यूब चैनल के नाम से जाना है।
देखिए, यदि हम आपसे बात करें तो हम बात करते हैं, ये इसका उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। जर्मनी की सीमा को ये पार करती है। जर्मनी की सीमा को पार करने के बाद में, कौन सी सीमा को? जर्मनी की सीमा को पार करने के बाद में यह आगे बढ़ती है। ऑस्ट्रिया के पठारी भाग से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। जहाँ ये मैदानी भाग में आती है वह वियना का मैदान कहलाता है। वियना के मैदान से आगे हंगरी में आती है। हंगरी से चेक गणराज्य में आती है। चेक गणराज्य से ये युगोस्लाविया में आ जाती है। और वहाँ से आने के बाद में युगोस्लाविया में इसकी मुख्य सहायक नदी यानी ये इसकी डेन्यूब की प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी? यानी डेन्यूब की प्रमुख सहायक नदी है तीसा नदी। तो इसमें तीसा नदी आकर के मिलती है। आगे ये अपने सहायक नदी सहित रोमानिया में प्रवाहित होती है, बुल्गारिया पहुंचती है और वहां से ये काला सागर में क्या हो जाती है? वहां से ये काला सागर में विलीन हो जाती है। जब वहां से ये काला सागर में विलीन हो जाती है तो देखिए कि सभी नदी घाटी देशों ने मिलकर, यानी ये जो यूरोपीय भाग है इनके सभी नदी घाटी देशों से मिलकर एक डेन्यूब कमीशन यानी 1949 में तैयार किया। इसका मुख्यालय बुडापेस्ट में है और डेन्यूब नदी मार्ग डेन्यूब नियंत्रण के अंतर्गत ही आता है। ठीक है ना, डेन्यूब नदी मार्ग डेन्यूब नियंत्रण के अंतर्गत ही आता है। डेन्यूब नदी मार्ग डेन्यूब नियंत्रण के अंतर्गत ही आता है। आपसे बात कर रहे हैं, अगली नदी हमारे पास में आती है निस्टर नदी यानी नीपर, निस्टर और डोन, ये 3D के नाम से जानी जाती हैं। हम बात करते हैं आपसे कौन सी नदी की? हम आपसे बात कर रहे हैं कौन सी नदी की? निस्टर नदी की। कौन सी नदी आती है? हमारे पास में नदी आती है निस्टर नदी। हम निस्टर नदी की आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, हम निस्टर नदी की बात करें हम निस्टर रिवर की आपसे बात करते हैं, जो यानी निस्टर रिवर है, इस नदी की हम आपसे बात कर रहे हैं। तो निस्टर रिवर की यदि हम आपसे बात करें तो देखिए, यदि निस्टर नदी के उद्गम से लेकर के और हम इसके विलीनीकरण की बात करें, यानी यह नदी जो कार्पेथियन पर्वत है ना, इसके उद्गम की यदि हम बात करते हैं आपसे, तो इस नदी का जो उद्गम है ना, इसके उद्गम की यदि हम आपसे बात करते हैं तो देखिए, उद्गम इसका जो कार्पेथियन पर्वत है, कार्पेथियन उद्गम कार्पेथियन पर्वत के उत्तरी ढाल से होता है। कहाँ से होता है? जो आपका कार्पेथियन पर्वत है उस कार्पेथियन पर्वत के नाम से होता है। कहाँ से होता है? जो कार्पेथियन पर्वत है उस कार्पेथियन पर्वत के उत्तरी ढाल से इस नदी का उद्गम होता है। यह नदी यूक्रेन, और यूक्रेन से हम आगे की बात करते हैं तो मोल्डोवा, देखिए यह नदी यहाँ से, इसके बाद में यह नदी आगे बढ़ती है तो आगे ये कहाँ जाती है? यूक्रेन में, और यूक्रेन से यह नदी आगे बढ़ती है तो ये मोल्डोवा, और यह नदी मोल्डोवा से कहाँ जाती है? काला सागर, यानी काला सागर में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। कहाँ हो जाती है? यह नदी काला सागर में क्या हो जाती है? काला सागर में विलीन हो जाती है। क्या हो जाती है? काला सागर में यह नदी
विलीन हो जाती है। इस नदी की लंबाई लगभग 1403 किलोमीटर है। यदि मैं लंबाई की आपसे बात करूं तो कौन सी नदी की, इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? 1403 किलोमीटर है। तो यह हमारे पास में निष्टर नदी थी। कौन सी नदी थी? यह हमारे पास में निष्टर नदी थी। हम नेक्स्ट नदी की बात करें तो हमारे पास में कौन सी नदी आती है? यानी नीपर नदी। कौन सी नदी? हम आपसे बात करते हैं नीपर नदी की। कौन सी नदी की? यदि हम आपसे बात कर रहे हैं नीपर की, हम नीपर की आपसे बात कर रहे हैं नीपर नदी की। देखिए, यदि हम आपसे बात करें कौन सी नदी की, हम आपसे बात करते हैं नीपर नदी की। देखिए, तो हमने अभी क्या कहा? निस्टर, नीपर और डोन, ये तीनों 3D के नाम से। डी यहाँ साइलेंट है, ध्यान रखिए आप। जो नीपर नदी का जो उद्गम होता है, यदि हम उद्गम संबंधी बात करें कि जो नीपर नदी का उद्गम हो रहा है, यह है बलदाई पहाड़ियों की हिमानी झील तथा प्रीपेड दलदल से निकलने वाली धाराओं को लेकर के। यानी उद्गम की मैं आपसे बात करूं, क्या मैं आपसे बात करता हूं उद्गम की, तो उद्गम में है मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि के बलदाई पर्वत, बलदाई पर्वत, मध्य उच्च भूमि के बलदाई पर्वत यानी कौन सा पर्वत? हम बात कर रहे हैं बलदाई पर्वत की हिमानी झीलों की। कौन सी झीलों की? हिमानी झीलों की। कौन सी झीलों की? हिमानी झीलों की हिमानी झीलों व प्रीपेड दलदल से होता है। इससे होता है वह प्रीपेड दलदल से इसका क्या होता है? यानी प्रीपेड दलदल से इसका उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? हम आपसे बात करते हैं नीपर नदी की। नीपर नदी की होता है। नीपर नदी का उद्गम यहाँ से होता है और ये बहती हुई कहाँ? यानी यह कहाँ से गुजरती है? यूक्रेन के मध्य से गुजरती है। और जब यह यूक्रेन के मध्य से गुजरती है, यदि हम बात करें कि ये कहाँ से गुजरती है, यह यूक्रेन के मध्य से गुजरती है और यह कहाँ इसका वो हो जाता है। यदि हम आपसे बात करते हैं, यह मध्य यूक्रेन में बहती हुई कहाँ पर? यानी मध्य यूक्रेन में प्रवाहित होती हुई
मध्य यूक्रेन में प्रवाहित होती हुई कहाँ विलीनीकरण हो जाता है? काला सागर में। काला सागर में क्या हो जाता है इसका? यानी यह विलीन हो जाती है। कहाँ विलीन हो जाती है? यह काला सागर में क्या हो जाती है? यह काला सागर में विलीन हो जाती है। जो हमारे पास में नदी कौन सी आ रही है? हमारे पास में नदी आ रही है नीपर नदी। किसकी बात कर रहे हैं हम? नीपर नदी की बात करते हैं। इसके अलावा हम अगली जो हमारे पास में छठे क्रम की नदी आ रही है वह नदी आ रही है डोन नदी। कौन सी नदी? यानी हम आपसे बात कर रहे हैं कौन सी नदी की? डोन नदी की। हम डोन नदी की आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, यदि हम डोन नदी की आपसे बात करते हैं तो यह जो डोन नदी है ना, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, डोन नदी। तो डोन नदी के बारे में यदि हम आपसे बात करते हैं तो देखिए, यह नदी मास्को के दक्षिणी बेसिन से निकलती है। इसका उद्गम कहाँ से है? देखिए, मास्को बेसिन से। मास्को बेसिन से। कहाँ से इसका उद्गम होता है? इसका उद्गम होता है मास्को बेसिन से। मास्को बेसिन से इसका क्या हो रहा है? इसका उद्गम हो रहा है। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मास्को बेसिन से होता है। और यह नदी यानी यूक्रेन के, जो यूक्रेन है ना, यूक्रेन के यानी यूक्रेन के पूर्व में क्या होती है? प्रवाहित होती है। कहाँ प्रवाहित होती है? यह नदी, मुख्य रूप से हम बात करें कि यह नदी यूक्रेन के पूर्व में प्रवाहित होती है। कहाँ पर प्रवाहित होती है? यूक्रेन के पूर्व में यह नदी क्या होती है? यह नदी प्रवाहित होती है। और आगे यदि हम बात करते हैं कि ये नदी कहाँ जा कर के गिरती है, एजोब सागर अर्थात काला सागर का ही भाग है। यानी इसका जो विलीनीकरण होता है ना, तो देखिए अजोब सागर है। अर्थात अजोब सागर के मैं आपसे बात करूं, अर्थात कौन सा सागर है? काला सागर। अर्थात कौन सा सागर? अर्थात काला सागर में जाकर के यह नदी क्या हो जाती है? यानी यह जाके क्या हो जाती है? यानी विलीन हो जाती है। तो देखिए, हमारे पास में 3 नदियाँ आई हैं। उन तीनों नदियों की यदि मैं बात कर लूँ तो सबसे पहले हमारे पास में नदी कौन सी आ रही है? सबसे पहले नदी आ रही है निस्टर नदी, नीपर नदी और डोन नदी। ये 3 नदियाँ आई हैं। यानी इन तीनों नदियों को ही हम किस नाम से जानते हैं? 3D। देखिए यहाँ डी साइलेंट है, यहाँ डी साइलेंट है, ये डोन है ही। तो इन तीनों नदियों का जो युग्म है, इन तीनों नदियों के युग्म को हम किसके नाम से जानते हैं? इन तीनों नदियों के युग्म को हम मुख्य रूप से यदि आपसे बात करें तो इन तीनों नदियों के युग्म को हम किसके नाम से जानते हैं? तीनों नदियों के युग्म को हम 3D के नाम से जानते हैं। ये 3D कहलाती हैं, ठीक है ना। यानी ये भूमध्य सागर की ओर जल लेकर के जाने वाली क्या थी? यह नदियाँ थी जिनकी हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है जी। आगे की यदि हम आपसे बात करते हैं, आगे की हम आपसे बात करते हैं तो आगे देखिए, यदि आगे
हमारे पास में आती हैं कौन से सागर में जाने वाली नदियाँ? आगे कैस्पियन सागर की ओर जल लेकर के जाने वाली हम नदियों की बात करते हैं। कौन सी नदियाँ? यानी कैस्पियन सागरों उन्मुख नदियाँ। कौन सी? कैस्पियन सागरों उन्मुख नदियाँ। कौन सी नदियाँ? कैस्पियन सागरों उन्मुख नदियाँ। कैस्पियन सागरों उन्मुख नदियाँ। कैस्पियन सागरों उन्मुख नदियाँ जो हमारे पास में कौन सा क्रम आ रहा है? तीसरा क्रम है। यानी इन नदियों का हमारे पास में थर्ड क्रम आ रहा है। कैस्पियन सागरों उन्मुख नदियाँ, यानी कैस्पियन सागरों उन्मुख नदियाँ हैं जो इसके अंतर्गत हमारे पास में शामिल हैं। तो वह नदियाँ शामिल हैं वोल्गा, व यूराल। क्या शामिल हैं? वोल्गा व यूराल नदियाँ क्या हैं? शामिल हैं। वोल्गा व यूराल नदियाँ शामिल है। वोल्गा व यूराल नदियाँ शामिल हैं। कौन सी नदियाँ? एक तो वोल्गा नदी और दूसरी कौन सी नदी? यूराल नदी, जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागरों उन्मुख नदियाँ हैं, उनमें शामिल हैं। यानी जो वोल्गा नदी है ना, जिस वोल्गा नदी की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए आप, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे, यानी वोल्गा नदी जो यूरोप की है ना, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। वोल्गा नदी यूरोप की क्या है? वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदियों के अंतर्गत शामिल है। यानी वोल्गा का जो उद्गम होता है ना, यानी वोल्गा नदी के हम उद्गम की बात करते हैं, यानी हम इसके उद्गम की बात करें तो उच्च मध्यवर्ती भूमि की वल्दाई कहाँ से? यानी वल्दाई पहाड़ियों की हिमानिश। कहाँ से होता है? पहाड़ियों की हिमानिश है। यानी उद्गम जो इसका हो रहा है वह उद्गम हो रहा है कहाँ से? हम बात करते हैं जो उच्च मध्यवर्ती भूमि पर स्थित जो वल्दाई की पहाड़ियाँ हैं, उस वल्दाई पहाड़ियों की जो, यानी हमारे पास में जो हिमानी वाला भाग आता है, उस हिमानी वाले भाग की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उस हिमानी वाले भाग से क्या होता है, यानी इन नदियों का क्या होता है? इन नदियों का मुख्य रूप से हम बात करें उद्गम होता है, ठीक है ना। यानी इस नदी का उद्गम होता है, जब वहाँ से ये उद्गम होता है और ये कहाँ जा कर के गिरती है?
यानी इसके विलीनीकरण की बात करें, विलीन, तो यह कहाँ होती है? विलीन होती है यह कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर में कहाँ विलीन होती है? यदि हम बात करते हैं तो ये कहाँ विलीन होती है? यह कैस्पियन सागर में विलीन हो जाती है। कहाँ विलीन हो जाती है? यह कैस्पियन सागर में विलीन हो जाती है। कहाँ विलीन होती है? यह कैस्पियन सागर में जाकर के और विलीन हो जाती है। अगली नदी जो अपने पास में आ रही है, तो हम अगली नदी की बात करते हैं आपसे। कौन सी नदी? अगली नदी हमारे पास में आ रही है, कौन सी नदी? हम बात करें यूराल नदी की। कौन सी नदी? अगली नदी हमारे पास में यूराल नदी आ रही है। यानी इसका जो उद्गम होता है ना, इस नदी का उद्गम, यानी उद्गम की हम बात करते हैं, उद्गम, तो यूराल पर्वत के दक्षिणी छोर से, यूराल पर्वत के कौन से छोर से हम बात कर रहे हैं? यानी यूराल पर्वत के दक्षिणी छोर से। कहाँ से होता है? यूराल पर्वत जो है ना, इस यूराल पर्वत के कौन से छोर से? पर्वत के दक्षिणी छोर से। कौन से छोर से? यूराल पर्वत के दक्षिणी छोर से, इसका छोर का मतलब किनारे से, दक्षिणी भाग से उद्गम होता है। यह नदी कहाँ जा कर के, इसका यदि मैं विलीन की बात करूं, तो ये नदी विलीन कहाँ हो जाती है? यह कैस्पियन सागर में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। क्या हो जाती है? यह कैस्पियन सागर में जाकर के क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। तो हमारे पास में जब चौथा क्रम आ रहा है नदियों का, यदि हम चौथे क्रम की आपसे बात करें, तो आर्कटिक सागरों उन्मुख नदियाँ कौन सी? आर्कटिक सागरों उन्मुख नदियाँ, आर्कटिक सागरों उन्मुख नदियाँ, आर्कटिक सागरों उन्मुख नदियाँ, आर्कटिक सागरों उन्मुख नदियाँ, ठीक है ना। आर्कटिक सागरों उन्मुख जो कुछ नदियाँ हैं, यदि मैं उसकी बात करूं, आर्कटिक सागरों उन्मुख यानी इसके अंतर्गत, यानी इसके अंतर्गत कौन सी? इसके अंतर्गत रूस की कुछ नदियाँ इसके अंतर्गत रूस की कुछ नदियाँ क्या हैं? इसके अंतर्गत रूस की कुछ नदियाँ क्या हैं? शामिल हैं। इसके अंतर्गत रूस की कुछ नदियाँ क्या हैं? शामिल हैं, जिनका
प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर है। जिनका प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर है, जिनका प्रवाह कहाँ है? दक्षिण से उत्तर की ओर है। और ये नदियाँ कहाँ गिरती हैं? देखिए, यह नदियाँ श्वेत सागर एवं बेरेन सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? यह नदियाँ श्वेत सागर तथा बेरेन सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? श्वेत सागर तथा बेरेन सागर में गिरती हैं। इन नदियों की अन्य विशेषताओं की बात करें कि यह नदियाँ सर्दियों, यह नदियाँ शीत ऋतु में यह नदियाँ शीत ऋतु में क्या होती हैं? यह नदियाँ शीत ऋतु में जम जाती हैं। क्या हो जाती हैं? जम जाती हैं। ओनेगा उत्तरी वीना, देखिए ओनेगा, हम आपसे बात कर रहे हैं ओनेगा उत्तरी वीना। इसी के साथ साथ हम बात करें पिचोरा, आदि प्रमुख नदियाँ हैं। आदि प्रमुख नदियाँ हैं। यानी कौन कौन सी नदियाँ हैं? जिनमें ओनेगा है, उत्तरी वीना है, पिचोरा है। आदि प्रमुख नदियों में क्या है? आदि प्रमुख नदियों में शामिल हैं। यानी ये नदियाँ अपने पानी को कहाँ लेकर के जाती हैं? यह नदियाँ अपने पानी को, यदि हम मुख्य रूप से बात करें, इन नदियों के द्वारा जो पानी लेकर के जाया जाता है वह आर्कटिक सागर में लेकर के जाती हैं। हम बात करें कि यूरोप महाद्वीप का जो ड्रेनेज सिस्टम है, इस ड्रेनेज सिस्टम को हमने कितने भागों में विभाजित किया था? हमने यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को 4 भागों में विभाजित किया था। और उन 4 भागों की यदि हम आपसे बात करते हैं तो यह 4 भाग हमारे पास में किस रूप में आए? यह 4 भाग जो हमारे पास में आए, सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि ऐसी नदियाँ जो अपने पानी को कहाँ लेकर के जा रही थी? जो अपने पानी को यानी अटलांटिक महासागर में लेकर के जा रही थी, जिसमें उत्तरी अटलांटिक महासागर का प्रमुख योगदान था। ऐसी नदियाँ जो अपने पानी को यदि हम आपसे बात करें कि जो अपने पानी को यानी भूमध्य सागर में लेकर के जा रही थी, ऐसी नदियाँ जो अपने पानी को कैस्पियन सागर में लेकर के जा रही हैं। और अंतिम जो हमारे पास में यानी जो विलीनीकरण वाला महासागर या सागर आता है, आर्कटिक सागरों उन्मुख नदियाँ, इन नदियों में महज कुछ रूस की नदियाँ ही शामिल हैं। यानी इन नदियों का प्रवाह यानी दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। यानी दक्षिण से नदियाँ कहाँ जा रही हैं? ये नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर आगे बढ़ रही हैं। तो मुख्य रूप से बात करें इन नदियों में कौन कौन सी नदियाँ शामिल हैं? ओनेगा नदी है, उत्तरी वीना है,
यानी पिचोरा नदी है आदि प्रमुख नदियां हैं। यह नदियां शीत ऋतु में जम जाती हैं, क्योंकि यदि हम उत्तरी ध्रुव की ओर चलते हैं तो उत्तरी ध्रुव की ओर चलने पर मुख्य रूप से यदि हम आपसे बात करें वहाँ पर शीत ऋतु का प्रभाव होता है। शीत ऋतु का प्रभाव होने के कारण से यानी मैक्सिमम साल के यानी वर्ष के मैक्सिमम दिनों में नदियाँ यानी बर्फ़ जमी रहती है और इन नदियों का पानी या तो श्वेत सागर में और श्वेत सागर के साथ साथ कौन से सागर में जाता है। यदि श्वेत सागर के साथ साथ हम बात करें तो हमारे पास में बेरेंट्स जो सागर है उस बेरेंट सागर में इन नदियों का पानी जाता है। यानी इन नदियों के हम पानी की बात करें तो इन नदियों का पानी कहाँ पर जाता है, या तो जा रहा है कौन से सागर में, या तो जा रहा है श्वेत सागर में, और श्वेत सागर के अलावा यदि जा रहा है तो कौन से सागर में जा रहा है, यानी वह बेरेंट सागर में जा रहा है। ठीक है ना। तो मुख्य रूप से हम बात करते हैं कि जो कैस्पियन सागर की नदियां हैं इनका मुख्य रूप से जो उद्गम होता है वह उद्गम की हम बात करें तो जो यूरोप महाद्वीप का मध्यवर्ती उच्च भूमि है और जहाँ पर वल्दाई पर्वत है वहाँ के आसपास वाले क्षेत्र से होता है। और ये नदियाँ अपने पानी को कहाँ लेकर के जा रही हैं, ये नदियाँ अपने पानी को कैस्पियन सागर में लेकर के जा रही हैं। तो आज जो हमारा यूरोप महाद्वीप का अपवाह तंत्र था वह अपवाह तंत्र हमारा कंप्लीट होता है, संपूर्ण होता है। हम एक नए टॉपिक के साथ प्यारे विद्यार्थियों फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए विराम। और हमारा नया टॉपिक जो आएगा उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं, वह आएगा यूरोप महाद्वीप की जलवायु। जल्दी ही हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे उस नए टॉपिक के साथ।